हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करेंगे हम 13 चैप्टर और न्यूक्लियाई ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी की बात करने वाले हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है बेसिकली देखो, जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है और अगर वो क्या करेगा, स्टेबल होना चाहेगा। कैसे स्टेबल होगा? स्टेबल होने का तरीका क्या है? जो उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियॉन्स है बेसिकली, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो एमिट करे। ओके, तो उससे वो स्टेबल हो सकता है और एनर्जी रिलीज करे। तो यही रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। जब स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप से होगा। ठीक है, अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहेगा वो। तो डिटेल में जानते हैं उसको। A.H. Becquerel discovered the radioactivity in 1896 purely by accident while studying the fluorescence and phosphorescence of compound irradiated with visible light. Becquerel observed an interesting phenomenon. After eliminating some pieces of uranium potassium sulfate with visible light, he wrapped them in black paper and separated the package from a photograph plate by a piece of silver. तो बैकरेल ने एक्सीडेंटली ये रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था। उन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को क्या किया था, एक ब्लैक पेपर रैप किया और उसके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, ब्लैक पेपर में सेपरेट बाय पैकेज में फोटोग्राफ प्लेट। ओके, कुछ घंटों बाद उनको क्या देखते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट में, ठीक है, क्या हो गया था, ब्लैकनिंग हो गई थी। ठीक है, तो ये कहाँ से हुआ होगा? ये जो यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट था उसमें से कुछ ऐसी चीज़ एमिट हो रही थी जो ब्लैक पेपर को एमिट करके, ठीक है, और सिल्वर को एमिट करके उस फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ से रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी। ओके, the experiment performed subsequently showed that radioactivity was a nuclear phenomena in which an unstable nucleus undergo decay. तो ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। ठीक है, न्यूक्लियस में से क्या होंगे, कुछ पार्टिकल एमिट होंगे और अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके होगा। उसे रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। क्यों होता है? स्टेबल होने के लिए, मैंने बताया अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो तीन तरह से हो सकता है ये। अल्फा डिके इन विच हीलियम न्यूक्लियस इज एमिट। अल्फा डिके में क्या होगा, हीलियम न्यूक्लियस होगा। हीलियम न्यूक्लियस बेसिकली दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। बीटा डिके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इसमें क्या होंगे, डिके होंगे। ठीक है, और ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, और तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के, इनका जो मास है इलेक्ट्रॉन जितना है, बेसिकली एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के। ओके, और इनका चार्ज ठीक ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। ओके, तो बीटा डी, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन जो पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं ये नॉट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस बट ऑफ द एटम, रादर फ्रॉम द न्यूक्लियस से आएंगे ये। ठीक है, एमिट होंगे। गामा डीके इन विच हाई एनर्जी हंड्रेड्स ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ मोर फोटॉन्स आर एमिटेड। तो गामा डीके होगा, उसमें एनर्जी रिलीज होगी। और अल्फा या बीटा डीके अगर होता है तो गामा डीके उसके बाद होता ही है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN गिव्स इन फिगर हैज अ लॉन्ग फ्लैट मेटल रीजन बिटवीन A is equal to 30 एंड A is equal to 130। अगर इस डायग्राम की बात करें, इस फिगर की बात करें जो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर निकले, तो यहाँ से आप देखोगे एक बहुत फ्लैट सी लाइन आपको दिख रही है ना ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी बता रहा है। ओके, दिस इज शोइंग द स्टेबिलिटी, है ना, कितने से 830 से 1 मास नंबर 170 तक। इन दिस रीजन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नियरली कांस्टेंट। तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन के करीब करीब है, लगभग कांस्टेंट, एक फ्लैट लाइन दिख रही है। For the lighter nuclei region A less than 30 and for the heavier nuclei region A greater than 170, the binding energy per nucleon is less than 8 mega electron volt। ठीक है, तो A जब 30 से कम है और A जब 170 ज़्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो यही, ठीक है, अभी हम फिजन और फ्यूजन भी पढ़ेंगे तो वो भी इसी का रिजल्टेंट है, बिकॉज इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जा रही है और अनस्टेबल है। Now the greater the binding energy, less is the total mass of a bound system such as a nucleus। ठीक है, अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो टोटल मास बाउंड सिस्टम का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस का कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, जो कम मास है, मास कम कैसे हुआ, कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया होगा। ठीक है, तभी तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, उसको बाउंड करने के लिए तो कुछ मास डिस्ट्रॉय होने पे लेस मास इसलिए बोला है, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। वो एनर्जी कहाँ से आई, कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया
और इजिकल टू mc², और वहाँ से उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। Consequently, if a nuclei with less total binding energy transform to nuclei with greater binding energy, there will be net energy release, ठीक है। तो जब लेस टोटल बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस में, ठीक है। तो कैसे हुआ होगा ये, अब ऑब्वियसली बात है, कुछ मास डिस्ट्रॉय होगा, उससे एनर्जी क्या हुई, ये एनर्जी उसकी बड़ी बाइंडिंग एनर्जी, और एनर्जी रिलीज भी होगी। This is what happens when a heavy nucleus decays into two or more intermediate mass fragments, or when the light nuclei fuse into heavy nucleus. तो जब heavy nucleus fuse होके decay होता है, ठीक है, मास फ्रेगमेंट में, तो और या फिर लाइट न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन हीलियम बनेगा, तब उसमें यही चीज़ होगी, ठीक है। लेस बाइंडिंग एनर्जी, लेस टोटल बाइंडिंग एनर्जी वाला न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हाई बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस में, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ओके, और एनर्जी रिलीज होगी। Exothermic chemical reaction underlie conventional energy sources such as coal or petroleum. Here the energies involved are in the range of electron volt, ठीक है। तो जब हमें बताना केमिकल जो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें जो कोल और पेट्रोलियम को जब हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, बट वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में बहुत ज़्यादा कम है। ऑन द अदर हैंड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन द एनर्जी रिलीज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हुआ, लेकिन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁶ है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। दस फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर न्यूक्लियर सोर्सेज प्रोड्यूस अ मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन अ केमिकल सोर्स। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिलियन टाइम्स ज़्यादा है केमिकल एनर्जी से। Fission of 1 kg of uranium, for example, generates 10⁻14 जूल ऑफ एनर्जी। 1 किलो यूरेनियम अगर फिजन होता है उसका, तो 10⁻14 जूल ऑफ एनर्जी जनरेट करता है, जबकि 1 किलो कोल जब 1 होगा 10⁻7, ठीक है, तो 7 टाइम्स ज़्यादा हो गया, ओके। फिजन की बात करते हैं, तो न्यू पॉसिबिलिटीज emerge when we go beyond natural radioactive decays and study nuclear reaction by bombarding nuclei with other nuclear particles such as proton, neutron, alpha particle, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हम एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 इस पर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं, इस केस में हम न्यूक्लियन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, तब क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रॉन इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन इज फिजन। फिजन टूट जाना, फ्रैगमेंट में हैवी न्यूक्लियस स्मॉल हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस स्मॉल स्टेबल न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा। इन एग्जाम्पल ऑफ फिजन इज व्हेन यूरेनियम आइसोटोप 235 bombarded with a neutron breaks into two intermediate mass nuclear fragment। तो यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया तो ये क्या हो गया, देखो एक अनस्टेबल आइसोटोप बन गया, ठीक है, इंटरमीडिएट फेज है ये 236, और ये फिर फर्दर बेरियम और क्रिप्टन में जो कि इनका मास कम है, ओके, एंड स्टेबल, दे आर स्टेबल एज कम्पेयर टू यूरेनियम, ओके, स्टेबल न्यूक्लियस बन जाएंगे। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन और एमिट हो रहा है। The same reaction can produce other pairs of intermediate mass fragment, ठीक है। तो इस तरह से भी रिएक्शन हो सकती है न्यूट्रॉन बम्बार्ड करने पे अगेन, ठीक है, एंटीमनी और नियोबियम, है ना, साथ ही साथ 4 न्यूट्रॉन फर्दर एमिट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। या फिर इस तरह से भी जब यूरेनियम न्यूट्रॉन इसमें बम्बार्ड करेंगे तो ज़ैनन और एसआर जो एलिमेंट है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर दिस इज स्ट्रॉन्शियम मे बी, ठीक है, आई एम नॉट श्योर न्यूज़ के बारे में, एलिमेंट का देख लेना, 94 एंड 2 न्यूट्रॉन एमिट होंगे, ठीक है। और देखो क्योंकि इसमें देखो 3, जैसे पहली रिएक्शन को देखते हैं, ओके, 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए, अब ये एक फर्दर 3 यूरेनियम को क्या करा देंगे, ठीक है, उसको डीके करा देंगे, उसको फिजन करा देंगे, तो ये चेन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, चेन रिएक्शन होगी, और यही होता है कि इसमें एक एटम बॉम्ब में यही होगा, ठीक है, और बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होगी, ठीक है। द फ्रैगमेंट प्रोड्यूस अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, दे एमिट बीटा पार्टिकल्स इन सक्सेशन टू अचीव स्टेबल एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्दर क्या होगा,
ठीक है। तो ये जो फ्रेगमेंट्स है, जो फ्रेगमेंट प्रोडक्ट्स बने, बेरियम, क्रिप्टन, ये क्या करेंगे, ये बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे। ठीक है, स्टेबल होने के लिए बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे। ठीक है। द एनर्जी रिलीज, क्यू वैल्यू बोलते हैं एनर्जी रिलीज को, इन द फ्यूजन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर लाइक यूरेनियम इज ऑफ द ऑर्डर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पर फ्यूजन इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। तो उसका पूरा कैलकुलेशन दे रखा है यहाँ पर। लेट अस टेक अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेकिंग इनटू टू फ्रैगमेंट ईच ऑफ मास नंबर 120। 240 का ये बोर्ड में पूछा भी गया था, है ना, इस सिमिलर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल आया है बोर्ड में। ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी के कितना 240 है, इसका कितना इतनी कितनी इज अबाउट 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। 240 का जो है बाइंडिंग एनर्जी 7 पॉइंट हम चार्ट से देख सकते हैं, जबकि बाइंडिंग एनर्जी 120 मास नंबर वाले का कितना 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। तो कितना, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। कितना आया, 2 का सॉरी है ना, 120 का 8.5। ओके। तो माइनस करते हैं, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन इज अबाउट 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। माइनस करने में इतना आ रहा है। ओके। एंड हैंस द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इज 240 से मल्टीप्लाई करते हो उसको, कितना आ रहा है 200, क्योंकि ये तो एक का था ना, ये तो एक का था, और कितने न्यूक्लियॉन्स है 240 है, तो 240 तो कितना आ जाएगा, 240 है तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इन फ्यूजन इवेंट्स फर्स्ट अपीयर एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंटेड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो कैसे अपीयर होगी, जो फ्रेगनेंट्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी, न्यूट्रॉन और उनकी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। और उसके बाद इवेंचुअली इट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग मैटर अपीयरिंग एज हीट। वो काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगी, हीट में। ठीक है। सराउंडिंग मैटर में हीट पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन ही हो रहा है। फ्यूजन को अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है। फ्यूजन ही हो रहा है, रेडियो एक्टिव तो है ये। और इसके बारे में चेरनोबिल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि चेरनोबिल में कैसा इसको जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ अभी तक वहाँ रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है। वो रीजन पूरा आइसोलेटेड है। ओके। इसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हो। ठीक है। द इनॉर्मस एनर्जी रिलीज इन एन एटम बॉम्ब कम्स फ्रॉम अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जैसे मैंने बताया अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। ठीक है। फ्यूजन में और मतलब जैसे ये 3 न्यूट्रॉन है, फर्दर चेन रिएक्शन करा रहे हैं, फर्दर 3 को, फिर वो फर्दर 3 को, 3 3 9, इस तरह से। ओके। तो वो अनकंट्रोल होगा तो वो एक बॉम्ब है। ठीक है। एटम बॉम्ब है। जबकि कंट्रोल कर पाएंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज़ करते हैं, उससे फिर वाटर स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं आप। ओके। तो व्हेन टू लाइट न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म अ लार्जर न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज। तो जब दो न्यूक्लियर लाइट न्यूक्लियर फ्यूज होंगे और लार्जर न्यूक्लियस बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। सिंस द लार्जर न्यूक्लियस इज मोर टाइटली बाउंड एज सीन फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी। तो हम देख सकते हैं, तो हाइड्रोजन का थोड़ा डायग्राम देखे तो यहाँ पर जो फिगर थी। ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के जो ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, ठीक है, 2 और 4 के बीच में, 2 और 3 के बीच कहीं लाई कर रहे हैं। हीलियम का देखो काफ़ी ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में। ठीक है। 7 के करीब है कुछ। ओके। तो स्टेबल है हीलियम। ठीक है। उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन से। ओके। आगे देखते हैं तो उसमें नेक्स्ट इज यस, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके। तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के। तो 2 प्रोटियम कंबाइन हुए, हीलियम का एक आइसोटोप बना है, हाइड्रोजन सॉरी ये प्रोटियम न्यूट्रियम बना है, और एक पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ है और न्यूट्रिनो रिलीज हुआ है। ठीक है। और एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है। और इसके बाद 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्दर जो रिएक्शन कैरिड आउट हुई है, ये जो न्यूट्रियम थे ये कंबाइन हुए, हीलियम का एक आइसोटोप बना 3 प्लस एक न्यूट्रॉन और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्दर रिएक्शन कैरिड आउट हुई। और फिर से ठीक है,
या फिर ऐसा भी होगा कि दो जो प्रोटियम थे कंबाइन होके क्या बना देंगे, ये ट्रीटियम बनाएंगे और ये प्रोटियम बनाएंगे और 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। इन द फर्स्ट रिएक्शन टू प्रोटॉन कंबाइन टू फॉर्म अ ड्यूट्रियम एंड अ पॉजिट्रॉन विद रिलीज ऑफ दिस मच ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से भी कैरिड आउट हो सकती है। इन रिएक्शन टू न्यूट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म द लाइट आइसोटोप ऑफ हीलियम। ठीक है, तो हीलियम का एक आइसोटोप बना है, मैंने बताया था आपको, जबकि 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसमें रिलीज हुई है। इन रिएक्शन two deuteron combine to form a tritium and a proton. For fusion to take place, the two nuclei must come close to enough so that the attractive short range nuclear force is able to affect them. ठीक है, तो फ्यूजन कब होगा? फ्यूजन तब होगा जब ये दो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, बहुत क्लोज आ जाएंगे दूसरे के। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें प्रोटॉन है बेसिकली, ठीक है, और दे विल रिपेल। ठीक है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, तभी रोल में आएगा जब वो पास आएंगे। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तभी तो काम प्ले में आएगा। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहा है, तो चैलेंज क्या है कि इन प्रोटॉन को क्लोज लेके आना, ठीक है, उस न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में लेके आना। तो उसके लिए चाहिए बहुत अमाउंट में हीट एनर्जी चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। हाउएवर सिंस दे आर बोथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स द एक्सपीरियंस कूलम रिपल्शन, तो कूलर रिपल्शन होगा। They therefore must have enough energy to overcome this Coulomb barrier. तो इतनी एनर्जी होनी पड़ेगी ताकि इस कूलम बैरियर को ओवरकम कर सके। द हाइट ऑफ द बैरियर डिपेंड्स ऑन द चार्जेस एंड द रेडियस ऑफ द टू इंटरेक्टिंग न्यूक्लियर। तो ये जो बैरियर है कितना ज़्यादा होगा, या बैरियर किस पे डिपेंड, चार्जेस पे डिपेंड करता है। ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा बैरियर होगा। रेडियस पे भी डिपेंड करता है इंटरेक्टिंग न्यूक्लियस के। फॉर एग्जाम्पल that the barrier height for two proton is close to 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दो प्रोटॉन के लिए बैरियर हाइट कितनी होगी, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। एंड इज हायर फॉर न्यूक्लियर विद हायर चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, फिर ने बताया, उतना ज़्यादा ये बैरियर की हाइट होगी, उतना मुश्किल होगा उनको फ्यूजन करना पाना। We can estimate the temperature at which two proton in a proton gas would have enough energy to overcome this Coulomb barrier. तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए ताकि इस पोटेंशियल जो एनर्जी बैरियर है, ठीक है, उसको ये ओवरकम कर सके और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रोल में आ सके। ठीक है, तो जब हम इसमें, ठीक है, तो ये कितनी टेम्परेचर हो जाएगा, ठंडी थ्योरी की हेल्प से हम देख सकते हैं। तो दिस कम्स आउट टू भी कितना, टेम्परेचर इज 3 × 10⁹ केल्विन। बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। कहाँ है ये टेम्परेचर, सन में है इतना टेम्परेचर। ठीक है, तो सन में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, व्हेन फ्यूजन इज अचीव बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम टू दैट पार्टिकल्स हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द कूलम्ब रिपल्सिव बिहेवियर। तो जब इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, अचीव कर लेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना प्रोटॉन की, तो वो क्या कर देंगे, जो रिपल्शन है उसको ओवरकम कर लेंगे। और जब क्लोज आ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रोल में आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि हीट के द्वारा ये कर रहे हैं। थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी आउटपुट इन द इंटीरियर ऑफ स्टार्स में होगा, मैंने बताया। द इंटीरियर ऑफ द सन हैज टेम्परेचर ऑफ इतना 1.5 × 10⁷ K, विच इज कंसिडर्ड लेस देन द एस्टिमेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये फ्यूजन से तो के टेम्परेचर से तो कम है। ठीक है, 10⁹ आ रहा था ना यहाँ। ओके, क्लियरली फ्यूजन इन द सन इन्वॉल्व्स प्रोटॉन हुज एनर्जी आर मच अबाउट द एवरेज एनर्जी। तो वो प्रोटॉन जिनकी एनर्जी क्या होगी, इस एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होगी, उस वही फ्यूजन हो पाएगा उनका। द फ्यूजन रिएक्शन तो किस तरह से होगा वो देखते हैं, सन में किस तरह से फ्यूजन होगा। द फ्यूजन रिएक्शन इन द सन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस इन विच द हाइड्रोजन इज बर्न इनटू हीलियम। तो हाइड्रोजन पहले हीलियम में बर्न होगा। दिस दस द फ्यूल इन द सन इज द हाइड्रोजन इन इट्स कोर। तो फ्यूल क्या है सन का, हाइड्रोजन है जो उसके कोर में। द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बाय विच द कर्ड इज, ये साइकिल है। देखो, दो हाइड्रोजन कंबाइन हुए, ठीक है, तो यह प्रोटियम बना, ड्यूट्रियम बना, पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गया क्या बने, दिस इज पेयर एनाइलेशन। ठीक है,
दो गामा पार्टिकल रिलीज हुए, ठीक है, गामा रेज रिलीज हुई 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देन फर्दर वी कैन सी दिस द ड्यूट्रियम, ठीक है, दिस कंबाइन विथ प्रोटॉन एंड फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, ओके, रिलीजिंग गामा एंड 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फर्दर वी कैन सी दिस, ये जो हीलियम का आइसोटोप बना है, ठीक है, दे टू कंबाइन एंड फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम एटम एंड टू प्रोटॉन आर रिलीज विद 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। फॉर द फोर्थ रिएक्शन टू अकर द फर्स्ट रिएक्शन मस्ट अकर ट्वाइस, दो बार होना पड़ेगा पहले तीन रिएक्शन को, तब ये चौथा रिएक्शन होगा। इन विच केस टू डाइट न्यूक्लियर नॉट टू फॉर्म ऑर्डिनरी हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो दो लाइट हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हीलियम न्यूक्लियस, ऑर्डिनरी हीलियम न्यूक्लियस बना देते हैं फोर्थ स्टेप में। वी कंसिडर द कॉम्बिनेशन ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ट्वाइस ऑफ सेकंड, तो दो बार हो गया हमने देखा ये पहली तीन रिएक्शन, ठीक है। तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा जो एनर्जी टोटल, ठीक है। तो पहली चार को अगर पहली तीन को देखें तो कितना आ रहा है, देखो पूरा हम इनको ऐड करके देख सकते हैं। तो फोर ऑफ दिस हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है, टू इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करने पे हीलियम का ऑर्डिनरी एटम, ठीक है, टू दिस इज अ न्यूट्रिनो, ओके, एंड 6 गामा रेस गामा रेडिएशन एंड 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ओके। दस फोर हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म एन हीलियम एटम विद द रिलीज ऑफ दिस मच ऑफ एनर्जी। तो चार हाइड्रोजन कंबाइन होके हम लमसम में ऐसा बोल सकते हैं, चार हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम एटम रिलीज क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा है, और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। हीलियम इज नॉट द ओनली एलिमेंट दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द इंटीरियर ऑफ अ स्टार, ठीक है। तो हीलियम क्या है, एक ऐसा सिर्फ हीलियम ऐसा एलिमेंट नहीं है जो स्टार के इंटीरियर में सिंथेसाइज होगा। एज द हाइड्रोजन इन द कोर गेट डिप्लेट एंड बिकम हीलियम, द कोर स्टार्ट टू कूल, द star begin to collapse under its own gravity which increase the temperature of the core, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन कोर में डिप्लीट होने लगेगा, हीलियम बनने लगेगा, तो जो कोर है, ठीक है, वो ठंडा होने लगेगा, ठीक है, और स्टार कोलैप्स करने लगेगा अपनी ग्रेविटी में, जिससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा कोर का। इफ दिस टेम्परेचर इंक्रीजेस टू अबाउट 10⁸ केल्विन, फ्यूजन टेक्स प्लेस अगेन, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया तो फ्यूजन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। दिस टाइम ऑफ हीलियम न्यूक्लियर इनटू कार्बन, और अब हीलियम न्यूक्लियर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीलियम के अलावा कार्बन भी बनता है इसमें स्टार में। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस कैन जनरेट थ्रू फ्यूजन हायर एंड हायर मास न्यूक्लियर एलिमेंट, तो और ज़्यादा एलिमेंट हायर मास के कम फॉर्म होने लगेंगे, ठीक है। बट एलिमेंट मोर मैसिव देन दोज नियर द पीक ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैन नॉट बी प्रोड्यूस, है ना। तो जैसे आयरन में हमने देखा उतने हायर उसके आगे फर्दर हम एलिमेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उससे नीचे नीचे वाले एलिमेंट ही फॉर्म होंगे इस तरह से स्टेप वाइज, ठीक है। The age of the sun is about 5 to the power 10, 5 into 10 to the power 9 years, and it estimated that there is enough hydrogen in the sun to keep it going for another 5 billion years. तो इतनी एज है सन की, और 5 बिलियन ईयर तक ये चलता जाएगा, ठीक है, इतना उसमें हाइड्रोजन है। आफ्टर दैट द हाइड्रोजन बर्निंग विल स्टॉप एंड द सन विल बिगिन टू कूल एंड विल स्टार्ट टू कोलैप्स अंडर ग्रेविटी। फिर वो ठंडा होने लगेगा, अपनी ग्रेविटी कोलैप्स होने लगेगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा कोर का, ठीक है। द आउटर एनवलप ऑफ द सन विल एक्सपेंड, ठीक है, जो एनवलप है उसका वो एक्सपेंड होने लगेगा, उससे रेड जायंट बन जाएगा फिर वो, ठीक है। लास्ट देखते हैं फिर कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। द नेचुरल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज अ स्टार इज रेप्लिकेटेड इन अ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस, ठीक है। तो जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हमने स्टार में देखा वो हम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस में करेंगे, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर इतना चाहिए 10⁸ केल्विन। तो वो कैसे पॉसिबल है, न्यूक्लियर फिजन कर आगे पॉसिबल है। In control of a fusion reactor, the aim is to generate steady power by heating the nuclear fuel to a temperature in the range of 10⁸ Kelvin. As this temperature, the fuel is a mixture of positive ion. इतने हाई टेम्परेचर में जो मिक्सचर है वो आयन बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे ना। हमने देखा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ओवरकम कर लेंगे रिपल्शन को। द चैलेंज टू कंफाइंड इज प्लाज्मा।
Since no container can stand such a high temperature, several countries around the world are developing this connection. तो मेन चैलेंज क्या है, इतने हाई टेम्परेचर में इस प्लाज्मा को किसी कंटेनर में कंटेन करना, जो अभी तक तो नहीं डेवलप हो पाया है। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये अल्टीमेट सोल बन जाएगा ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक है, उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव भी नहीं है। ओके, वो बात की बात है। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर में आपको क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, कोई भी फीडबैक आपका होता है तो कमेंट्स में बताइए। लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करना कि फर्दर मैं कौन सी वीडियोस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।